कृष्णानंद राय जी पर काफी लोग पूछ रहे हैं, कृष्णानंद राय जी की हत्या कैसे हुई और क्या उनकी हत्या करने के बाद मुख्तार ने उनके चोटी काटे थे? देखिए, ये तो बात कोई नई नहीं है। अभी पिछले 24-48 घंटों से जिस ऑडियो जो वायरल ऑडियो की बात की जा रही है, तो उत्तर प्रदेश के जो पत्रकारिता धड़ा है, या उस समय डे टू डे अखबार पढ़ने वाले, या बहुत सी ऐसी चीजें जिसको कि औपचारिक खबरों का दर्जा नहीं दिया जाता है, तो उन हलकों में ये बात बड़े कायदे से टहलती रही है। जैसे आज भी अगर कोई पता लगाना चाहे तो बनारस के जेल में कब मुख्तार अंसारी बंद थे और उस समय कौन जेलर था, कौन वहां का डीएम था, तो आपको ये पता लग जाएगा कि वो कौन डीएम साहब थे जो रोज शाम को बैडमिंटन खेलने जाया करते, है ना। तो इस तरह से चीजें रहती हैं चुटपुट, उसको एक क्रम के साथ अगर जोड़ेंगे तो ये सारी चीजें अपने आप निकल के आ जाती है। कृष्णानंद राय जी के साथ ये केवल प्रोफेशनल या दबंगई की प्रतिद्वंदता नहीं थी। ये वही समय था, कृष्णानंद राय जी और मुख्तार अंसारी। कृष्णानंद राय जब भारतीय जनता पार्टी से राजनीति में उतरे, लगभग उसी समय मुख्तार अंसारी का भी राजनीति में पदार्पण हो गया था। तो मुख्तार अंसारी के सामने जिसको जो कला आती है राजनीति में या कहीं भी वो जाए, किसी प्रोफेशन में भी जाए, तो वही कला अपनाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि हीरो हीरोइन या कोई संगीत से जुड़ा हुआ आदमी अगर चुनाव लड़ता है तो हर 2 मिनट के बाद वो गाना जरूर सुनाता है। कोई अभिनेता अगर चुनाव लड़ता है तो वो सबसे पहले जो है 2 डायलॉग अपने सुनाता है। तो इसी तरह मुख्तार अंसारी जैसे आपराधिक चरित्र के लोग अगर राजनीति में उतरेंगे तो वो सबसे शॉर्टकट जो है वो अपराध का ही चुनेंगे। तो यहाँ मुन्ना बजरंगी के साथ ये पूरा मामला, और मुख्तार अंसारी को हमेशा ये लगता रहा कि गाजीपुर और उस इलाके के आसपास जो एक जातीय समीकरण है, हालांकि उस पर भी मैं आऊंगा, गाजीपुर के जातीय समीकरण और मनोज सिन्हा और कृष्णानंद राय, वो भी एक एंगल है, जरा 2 मिनट में उस पर भी बोलूंगा। तो कृष्णानंद राय न सिर्फ दबंग थे, अपराधी चरित्र नहीं था, दबंग थे, दब नहीं सकते थे, ये इनके प्रकार किसी भी तरीके से हिंसा से, गुंडई से वो पीछे नहीं हट सकते थे। तो मुख्तार के रास्ते में वो एक रुकावट थे, और मुख्तार ने राजनीतिक अपना रास्ता साफ करने के लिए ज्यादा ये वजह थी मुख्तार अंसारी ने जब कृष्णानंद राय की हत्या में अपनी भूमिका तलाशी। और निश्चित रूप से अब तो वो ऑडियो सामने है, और ये भी सबको पता है कि चोटी रखता कौन था। नहीं, कृष्णानंद राय जी बाकायदे चोटी रखते थे, और चोटी और जनेऊ भी काटा गया था, वो बताते हैं लोग। चोटी काटने की बात है, जनेऊ की बात मेरी जानकारी में नहीं है। अगर टोपी की बात होती तो वहां टोपी की तो कोई बात नहीं थी, वहां चोटी की बात थी। और चोटी सब लोग जानते हैं कि कृष्णानंद राय जी शिखा रखते थे, और वो शिखा ऐसा बताया जाता है, कहीं औपचारिक अभिलेखों में नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है कृष्णानंद राय की, वो मैंने देखी नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बिल्कुल ऐसे छेड़छाड़ की जिक्र होता है, और अगर होगा तो निश्चित रूप से वहां होगा। लेकिन तमाम उस समय घटनाक्रम को नजदीक से जानने वाले, उस समय इसकी रिपोर्टिंग करने वाले हमारे सीनियर्स ने और तमाम वरिष्ठों की जानकारी में निश्चित रूप से यह मामला रहा है कि ऐसा हुआ था। और अब तो उसके साक्ष्य प्रमाण की कोई बात नहीं है। ये अच्छा, मजे की बात यह है कि ये जो ऑडियो टेप अभी वायरल हो रहा है, इसी ऑडियो टेप के आधार पर सीबीआई ने मुख्तार अंसारी की भूमिका तय की थी सह अभियुक्त के रूप में कृष्णानंद राय मर्डर केस में। तो ये कोई नया नहीं है, ये बात पुरानी मतलब है। इस आदमी ने तमाम अगर मैं इसको समझूं कि इस आदमी ने एक तरह से अपना जो हरा टिड्डापन दिखाया और
ये सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंदिता होती तो उसमें चोटी काटने की बात नहीं थी। इसने दिखाया कि इसका खानदान जो है वो अपने खानदानी डीएनए में जो उसके अंदर का टिड्डापन है वो जाहिर किया, और उसने उस तुष्टीकरण की राजनीति को अपने साथ वो जो गुंडई मजहबी राजनीति को बढ़ाने का काम किया। यही मैसेज वो चोटी काट के देना चाहता था। बिल्कुल, इसका यही अर्थ है, इसका और कोई दूसरा अर्थ हो ही नहीं सकता। प्रोफेशनल राइवलरी में किसी की हत्या करा देना, राजनीतिक लाभ या हानि के लिए किसी की हत्या करा देना, ये एक दूसरी बात होती है। एक दौर था पूर्वी उत्तर प्रदेश में, एक दौर था बिहार में, जब इस तरह के जो गैंगवार थे वो ओपनली चला करते थे। हम सबने देखा है, हमारी पीढ़ी ने खूब देखा है, आपकी पीढ़ी ने भी खूब देखा है, हम दोनों ने लगभग इन चीजों को जिया है। लेकिन तो राजनीतिक विद्वेष में किसी का जनेऊ नोच लेना, किसी की चोटी काट देना, ये तो वो प्रतीक है, ये वो प्रतीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से औरंगजेब की विरासत को आगे बढ़ा रहा है। यही मैं कहूं कि मुख्तार अंसारी, हामिद अंसारी औरंगजेब अकबर की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ये हरकत की थी। बिल्कुल, अगर ऐसा न होता तो मंदिरों का ध्वंस एकमात्र रास्ता नहीं था मस्जिदें तामीर करने का। बहुत बड़ी जमीनें थी हिंदुस्तान में। जातीय समीकरण आप गाजीपुर का कुछ बता रहे थे। हाँ, मैं गाजीपुर पे आऊंगा। ये अफसोस की बात है, मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रचंड मोदी लहर में भी 2019 में गाजीपुर संसदीय जो लोकसभा सीट है वहां से उसी मुख्तार अंसारी का भाई अफजाल अंसारी जीतता है। इन तमाम राजनीतिक समीकरणों को केवल ध्वस्त नहीं करता है, बल्कि अपने सामने जिस प्रत्याशी को पराजित करता है वो बहुत सहजता से नहीं लिया जा सकता। मैं कहीं से भी गाजीपुर लोकसभा गाजीपुर के हार को एक सहज राजनीतिक हार मानने को तैयार नहीं। तो खुल के कहिए, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। ये वही इलाका है जो कृष्णानंद राय, जो भूमिहार समाज से आते थे, उनकी हत्या देखता, और इतनी क्रूर हत्या देखता, साथ में ऐसे घिनौने प्रतीक भी देखता है जहां चोटी और जनेऊ तक बात आती। और 2019 आते आते वही गाजीपुर लोकसभा मनोज सिन्हा जी जैसे कर्मठ उम्मीदवार, जिन्होंने काम भी खूब किया ये कहते हुए, और जातीय समीकरणों की जब मैं बात करता हूं, हालांकि ये मेरा विषय ऐसा नहीं है, इस विषय मेरे इंटरेस्ट का विषय नहीं है, लेकिन जब कुछ सत्य पर बात करनी होगी तो फैक्ट्स तो सामने रखने होंगे। गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र निश्चित रूप से जाति आधारित अगर देखा जाए तो भूमिहार एक निर्णायक मतदाता के रूप में है, एक अच्छी संख्या है। और मनोज सिन्हा जैसे व्यक्ति जिन्होंने सांसद रहते हुए, मंत्री रहते हुए लगातार काम किए, उन्हें 1 लाख से भी अधिक वोटों से हरा दिया जाता है अफजाल अंसारी के सामने। तो जब कथित जातीय स्वाभिमान और इलाकाई अस्मिता को लेकर पूरे देश से जब जब ऐसी बातें उठती हैं, तब तब ऐसे उदाहरण गाजीपुर के 2019 लोकसभा में, जहां की मनोज सिन्हा जी के सामने मुख्तार अंसारी जैसे दुर्दांत अपराधी के बड़े भाई अफजाल अंसारी को 1 लाख वोटों से ज्यादा से विजयी बनाया जाता है, तो ये मुंह चिढ़ाते हुए नजर आते हैं। अवनीश जी, आप उतना खुलकर नहीं कह पाए। मैं साफ कहूंगा कि हिंदुओं ने अपने अस्मिता को ही रौंदने का काम किया, और यहाँ भी उन्होंने अपनी अस्मिता को किसी दुर्दांत अपराधी के हाथ गिरवी रख दिया, वो अपनी जातीय अस्मिता दिखाते हो। और बड़ी बात यह है कि हम भूमिहार समाज जो परशुराम जी हैं, परशुराम जी के पिता गाधी, राजा गाधी जो थे, उनके नाम पर ये जगह था जिसको मुगलों ने गाजी कर दिया। परशुराम जी से अपने आप को कोरिलेट करते हैं, और परशुराम जी की वो धरती से
जब अफजाल अंसारी जीतता है तो समाज को शर्म आनी चाहिए। सीधा बोलिए, मुझे उसमें कोई शर्क नहीं, मैं खुद भूमिहार समाज से हूं लेकिन गाली दे रहा हूं। सीधा बोलना, सपाट बोलना मुझे लगता है ज्यादा सही होता है। उनकी मैं हिंदू समझ रहा हूँ। अस्मिता और ये भूमिहारी कष्ट अस्मिता जो ये है कष्ट उनकी ये हाँ ये नहीं, कष्ट कष्ट होता है नहीं। जब तक हम अगर वाणी के त्रिशूल उनके अंदर नहीं घोपेंगे, किस बात की जातीय अस्मिता और किस बात का हिंदू स्वाभिमान, जब आप एक दुर्दांत अपराधी के हाथों रौंदे जाते हो। और आपने निश्चित रूप से परशुराम जी की आपने धरती से आपने अपमान किया है, परशुराम जी की आपने धरती का अपमान एक किया ऐसे है। जी हाँ आपने एक ऐसे आपराधिक डीएनए धारी व्यक्ति को 1 लाख से ज्यादा मार्जिन से जिताते हैं एक ऐसी भूमि से, और उसके बाद आप कहते हैं कि कृष्णानंद राय की हत्या को सजा दो। तो ये मैं इसीलिए जरा अवनीश जी, मैं इसीलिए, मुझे कई बार लोग कहते हैं मैं अपनी ही जाति का भी, क्योंकि मैं जाति नहीं मानता, वो किसी जाति का हो, अगर उसने हिंदू द्रोह किया है तो उसको क्षमा तो नहीं किया जा सकता, मेरे नजर में तो ये नहीं किया कष्ट जा होता है। सकता। और इस तरह की मानसिकताएं हमेशा विराट जो हमारे हिंदुत्व और सनातन का एक जो साहचर्य है, जिसमें एक विराटता होती है, उसको हमेशा से कमजोर करता है। और फिर कहीं ना कहीं आपके राजनीतिक नेतृत्व में जो सकारात्मक लोग हैं, जो इस तरह की राजनीति और बहुसंख्यक राजनीति या हिंदू धर्म दर्शन, हिंदू जीवन संस्कृति, सनातन धर्म के बारे में, कल्याण के बारे में, उनके आज के हालातों में कैसे उसे मजबूत किया जाए, इसके बारे में जब जब वो कुछ सोचना चाहते हैं, तो इस तरह के गाजीपुर 2019 का लोकसभा निश्चित रूप से हिंदुओं के मुंह पर एक कालिक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और मुझे कई और लोग कह देते हैं कभी, जैसे आपको मैंने पांडे कहा या कुछ, तो मैं अपनी ही जाति को गाली दे रहा हूं, तो आप कह सकते हैं कि मैं जातिवादी नहीं हूं। मैं दूसरा एक निश्चित प्रश्न है, रोहित जामवाल का प्रश्न है, और बड़ा अच्छा प्रश्न है कि बीजेपी के प्रत्याशी से जब ईवीएम मशीन मिली बंगाल चुनाव में, तो बकायद पांडे रवीश कुमार लगातार चिल्लाया, उसको मिर्गी के दौड़े पड़े, परंतु जब टीएमसी के घर से ईवीएम मशीन मिले तो रामेन मैक्से से पुरस्कार लेने शायद चला गया था। हाँ, जो व्यक्ति कौन जात हो का स्लोगन देके बाइट लेते हो, तो वो कौन पार्टी हो ऐसा स्लोगन देके निश्चित रूप से ईवीएम सूंघ सकते हैं। तो होता है, बीजेपी नेता के घर से जो ईवीएम बरामद होती है, उसको सूंघने की जो शक्ति है, वो जो क्या आप कह रहे हैं, पांडे जी में ज्यादा होगी। और जो ईवीएम जो ईवीएम तृणमूल के घर से के नेता के घर से मिलता है, तो उसको बकायद पांडे जी जो है सूंघ नहीं पाते हो। तो ये उनके सूंघने की शक्ति पर ही निर्भर करता है, अब इससे ज्यादा क्या कहा जाए। दरअसल संदीप जी, ये एजेंडा खोरी करने वाले लोग चाहे कहीं भी हो, वो यूनिवर्सिटी में होंगे, ख्याल ओढ़े होंगे मास्टर का, प्रोफेसर का, लेक्चरर का, होंगे नारेबाज, वैचारिक नारेबाज। इसी तरह एजेंडा खोरी के शौकीन लोग पत्रकारिता में होंगे, कहने को एंकर होंगे, पत्रकार होंगे विशुद्ध चवन्नी छाप नारेबाज। तो ये लोग काडर के बेसिक लोग होते हैं, और इनको मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं मानता। हाँ, कुछ कहना भी नहीं चाहिए। दीपेंद्र सिंह जी कह रहे हैं थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेटिव टॉक्स, थैंक यू सो मच, क्योंकि आप और मेरे को खुशी है कि करीब 2000 दर्शक लगातार सुनते रहे। तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में अगर पुरानी बातों से को भी जानकारी आपको मिलती है इस तरह के डिस्कोर्स में, और आप इसे पसंद करते हैं, तो हम मेरा प्रयास रहेगा। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि कल मैं आपको बस्तर जहां पर ये हमले होते हैं वहां के उन लोगों से मिलवाने का प्रयास करूंगा कि आखिर समस्या क्या है। और परसों इसी मुख्तार अंसारी के कारण पीड़ा झेल चुके डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह जी से मिलवाने का प्रयास करूंगा। तो मेरा प्रयास यही होगा कि इंडिया स्पीक्स डेली आपको डीप नॉलेज दे, ना कि सतही पत्रकारिता देकर चलता हुआ कोई व्यूज के लिए काम करे। और ये आप लोग पसंद करते हैं, इसका आपका हम धन्यवाद करते हैं। और मैं चाहूंगा कि अभी अविनाश जी, अभी यूपी का इलेक्शन आने वाला है, बंगाल के बाद सारा जोर वही लगेगा, तो हम लोग यूपी के इलेक्शन में, क्योंकि अब यूपी के इलेक्शन को भटकाने का बड़ा प्रयास होगा डकैतों के द्वारा, तो हम उस मुद्दे को जरा मेंटेन रखें और यूपी से विशेषज्ञों को रेगुलर ला के हम चीजों को समझें कि कैसे यहाँ की मीडिया आपके साथ दोहरा व्यवहार कर रही है,
उनको अंसारी चाहिए, उन्हें योगी नहीं चाहिए। आप आखिरी बात बिल्कुल। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों से? नहीं, आपके प्रयासों को बहुत-बहुत धन्यवाद, और इंडिया स्पीक्स डेली के सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय देके, और आज के परिवेश में, चाहे वो राजनैतिक हो, चाहे सामाजिक हो, इसमें चल रही गतिविधियों से खुद को जोड़ने का प्रयास आपके दर्शक करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आज के समय में, जहाँ की इतने बहुसंख्यक प्लेटफ़ॉर्म मौजूद हैं, तो उसके बाद भी अगर एक अच्छी दर्शक संख्या बनी है, तो इसके लिए आप और आपके दर्शक, इंडिया स्पीक्स डेली और उनकी पूरी टीम और आपकी पूरी टीम धन्यवाद और बधाई की पात्र है। और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। नमस्ते अविनाश जी। और जाते-जाते नीलम अवस्थी जी ने फिर से उस दुखते दर्द को जिंदा कर दिया कि मुख्तार के ज्यादातर करीबी हिंदू ही हैं। पता नहीं उनके अंदर हिंदू रक्त है या नहीं। मैं नहीं मानता इस बात को कि हिंदू होते तो स्वाभिमानी होते, राणा प्रताप शिवाजी के वंशज होते। वो किस तरह के हिंदू हैं मुझे तो नहीं मालूम। बहुत-बहुत धन्यवाद। और फिर अवनीश जी, जब हम उत्तर प्रदेश की राजनीति पे चर्चा करेंगे या अभी अंसारी पे या और भी चीज़ों पे, तो मैं प्रयास करूँगा कि आप हमारे दर्शकों को अपने ज्ञान से लाभान्वित कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।